जादुई लंबी टांग वाली गाय। गौशाला में बंधी तमाम गाय भोर की पहली किरण के साथ जोर शोर से गुहार लगा रही थी और गोपाल खटिए पर चादर ताने सोया हुआ था। माँ, माँ, गोपाल उठ जा, भूख से सारी गाय मिमिया रही हैं। पूरा गांव अपनी गैया बच्चिया को खेत खलिहान में चराने ले जा चुका है। शहरी आबादी से कोसों दूर 12 साल का गोपाल अपनी मां नंदा के साथ जौनपुर गांव में रहा करता था। घर चलाने के लिए उनके पास मात्र 2 गाय थी, जिनकी एक बछिया थी। गोपाल को अपनी बछिया से बड़ा लगाव था। माँ, आप मेरे लिए गुड़ और रोटी बांध दो, मैं खेत पर ही खा लूंगा। गोपाल आंख मलते हुए बिछौने से उठकर हाथ मुंह धोकर अपनी गाय और बछिया के खूंटे को धरकर खेत की ओर चल पड़ता है। अरे इन सारे खेतों की घास तो एकदम साफ हो चुकी है। अगर मेरी गाय खाएगी नहीं तो शाम को दूध देने में आनाकानी करेगी, फिर माँ खाम खा परेशान हो जाएगी। क्यों ना आज मैं इन्हें जंगल में चरा लाऊं। वो अपनी गायों को हाँकते हुए गांव से कोसों दूर बसे एक घनघोर जंगल में आकर उन्हें चरने को छोड़ देता है। अरे यह जंगल कितना खूबसूरत है, उतनी ही शांति है। यहाँ गाय के चरने तक पेट पूजा कर लेता हूँ। जैसे ही वह खाने का एक निवाला गले से नीचे उतारता है, उसके कानों में जंगल के भीतर से एक भारी आवाज गूंज उठती है। ये आवाज तो किसी गैया की जान पड़ती है, लेकिन मैं मेरी हीरा मोती की आवाज को तो भली तरह पहचानता हूँ। और ठहरी बछिया की बोली, वो तो एकदम मिश्री की तरह मीठी है। तभी उसे दूर से एक बड़े ही लंबे पैरों वाली गाय अपनी तरफ बढ़ती दिखाई पड़ती है, जिसके भारी कदमों के आहट से जंगल में कोलाहल मच जाता है और उसकी गाय डरकर पगुर करने लगती है। कान्हा, ये कैसी विशाल गाय है? कहीं ये लंबे लंबे पैरों वाली गाय के भेष में कोई राक्षस तो नहीं? गोपाल आश्चर्य में पड़कर डरते हुए पीछे सरकने लगता है कि अचानक वह गाय बोल पड़ती है। तुम मुझसे डरो मत, मैं तो खुद ही खूंखार पशुओं के चलते इस वन में छुपी हुई हूँ। मैं बेहद प्यासी हूँ और भूखी भी। लेकिन तुम इतनी लंबी कैसी हो? बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी नाम का एक जादुई जंगल था, जहाँ अनेकों सुंदर पशु पक्षियों का समूह प्यार से रहा करता था। जंगल की सबसे खूबसूरत गाय थी नीला, जो एक नील गाय थी। वह अपनी खूबसूरती में किसी वन्य प्राणी को ना लगती थी। मैं इस जंगल की शान हूँ। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सबके साथ क्रीड़ा करूं। वह अपने बड़े नुकीले सींगों से छोटे पशुओं को कुचल देती, जिससे जंगल में बड़ा नरसंहार होता देख वन देवता प्रकट होकर कहते हैं, नीला, तुम्हारे चलते सैकड़ों वन्य प्राणी मृत हो गए हैं। मैं इस नीलगिरी का वन देवता इसी क्षण तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पैर एकदम विशाल हो जाए, जिससे सभी तुमसे भयभीत होकर भागे। मैं वन देवता तुम्हें इस वन से निष्कासित करता हूँ। अब से तुम मनुष्य के बीच उनके संसार में रहोगी। और उसी श्राप के चलते मैं यहाँ रहने को विवश हूँ। मैं कई अरसे से भूखी हूँ। गोपाल उसे अपने घर ले आता है। माँ देखो, आज से ये गाय भी हमारे परिवार का सदस्य है। लंबे पैरों वाली गाय को देखकर नंदा का मुंह खुला और आंखें फटी रह जाती हैं। ये क्या भला है गोपाल? कहाँ से धर लाया है इस ऊंट जैसी गाय को? गोपाल अपनी माँ के सामने सारा हाल बयां करता है। ये जानकर कि ये गाय श्रापित है, मैं इसे यहाँ एक घड़ी आसरा नहीं दे सकती। इसे इसी पल जंगल में छोड़कर आ। माँ, मैं नीला को उस बंजर जंगल में छोड़कर नहीं आऊंगा। ये वहाँ मर जाएगी। जैसे मैं अपनी बाकी गायों की देखभाल करता हूँ, मैं इसकी भी देखभाल करूंगा। आपको इससे कोई कष्ट नहीं होगा। वह चारे का पुला उठाकर गाय के आगे रख देता है। लंबे पैरों वाली गाय घास खाकर डकार मारकर बोलती है, गोपाल, मेरा पेट एकदम भर चुका है। अब तुम जल्दी से मेरा दूध निकाल लो। ये सुनकर नंदा सोच में पड़ जाती है और कहती है, अरे इस गाय के पैर तो खंबे जितने लंबे हैं, तू इसका दूध कैसे निकालेगा? गोपाल चारों ओर नजर दौड़ाता है। तभी उसे अपने घर के छत पर लगी हुई लकड़ी की सीढ़ी दिखाई पड़ती है, जिसे वह गाय की उभरी हुई कुबर के सहारे लगाकर उसका दूध दूहता है और नीचे उतर आता है। माँ, ये लंबे पैरों वाली गाय कुपोषित है क्या? देखो ना, कैसा पीला चमकीला दूध दिया है इसने। नंदा जैसे ही बाल्टी में झांकती है तो उसे सोने का दूध नजर आता है। तभी वह गाय पैरों से लेकर सींगों तक चमचमाते सोने में बदलकर मुंह से सोने के सिक्के और पीछे से सोने का गोबर करने लगती है। गोपाल, जल्दी से टोकरी ला,
हमारे तो भाग्य खुल गए। ये तो लंबे पैरों वाली जादुई गाय है। जादुई लंबे पैरों वाली गाय हर दिन के दोपहर सोने की जादुई गाय में बदलकर उन्हें सोना देती थी। माँ, अब जो कि हमारे पास जादुई लंबे पैरों वाली गाय नीला है, तो हम एक बड़ा सा घर खरीद सकते हैं। वह सारा सोना बेचकर एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। वक्त के साथ उनका जीवन पटरी पर आ जाता है और जादुई लंबे पैरों वाली गाय के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं। सारा गांव उनके आंगन में घिर आता है। नंदा बहन, कहने को तो मैं इस गांव का सरपंच हूँ, लेकिन मेरे पाले इस घड़ी एक चवन्नी भी नहीं। मेरी गाय की तबीयत बड़ी नासाज है। इलाज के खातिर कुछ रुपयों का बंदोबस्त हो जाता तो। क्यों नहीं काका, ये गांव हमारे परिवार के जैसा है। गोपाल सीढ़ी लगाकर अपनी गाय को पेट भरकर चारा खिलाता है, जिसके बाद लंबे पैरों वाली गाय खुश होकर जादुई सोने की गाय में बदलकर सोने का गोबर, सिक्का और दूध देती है। गोपाल, ये धन तुम इनको दे दो, इसे आप मेरी साथी गायों का इलाज करा लीजिए। अब छोटी मुंह बड़ी बात। वैसन गौ माता, तुम्हारे पैर देवदार के पेड़ जितने लंबे हैं और कद भी ताड़ के पेड़ जैसा ठहरा। थोड़ी दृष्टि हम पर भी दिखा दियो। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं, टोकरी भर सोने का गोबर दे दो और एक आध बोरी सोने की मोहरे दे दो। जादुई लंबे पैरों वाली गाय उसके कहने अनुसार ढेर सारा सोना देती है, जिसके बाद सभी हंसी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन आधी रात लखपत अपने आदमी मंगलू के संग दबे पांव दीवार टाप कर उनके घर आता है। ये लो गौ माता, तुम्हारे लिए एकदम हरी भरी घास लाया हूँ। तुम जैसा लोभी अपना मतलब साधने के लिए मुझको चारा डाल रहा है। जादुई गाय उसके लालची मंसूबों को भांपकर उसके लाए चारे पर मुंह नहीं मारती। तभी कसाई मंगलू उसकी टांग पर लाठी से वार करता है। चिंता न करो मालिक, मैं इस गाय की हेकड़ी निकाल दूंगा, फिर कैसे नहीं देगी ये आपको सोना। जादुई गाय बौखलाकर सींग हिलाते हुए मंगलू को अपने लंबे पैरों से जोरदार दुलत्ती मारती है और उसकी तेज गुहार गांव में सन्ना उठता है। तभी सारा गांव रात के अंधियारे में जुट जाता है। लखपत, तू जादुई गाय के धन की लालसा में चोर की नहीं मेरे घर में घुस आया? अरे तुझे क्या घटी आन पड़ी थी? इसने मुझ पर वार भी किया। क्या रे कसाई, तुझे एक निहत्थे जानवर पर वार करते लज्जा नहीं आई? इस गाय ने भी तो कौन सी मेरी आरती उतारी थी। लखपत को अपने गलतियों पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं होता देख सरपंच रातों रात लखपत को गांव से निष्कासित कर देता है। सवेरे गोपाल कहते हैं, नीला, मुझे तुमसे सोने के सिक्के चाहिए ताकि मैं तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ी सी गौशाला बना सकूं, क्योंकि तुम ऐसे खुले में सुरक्षित नहीं हो। अवश्य गोपाल, तुम मेरे सच्चे शुभचिंतक हो। जादुई गाय उसे खूब सारे सोने के सिक्के देती है, जिससे वह लंबे पैरों वाली गाय के खातिर एक विशाल गौशाला का निर्माण करवाते हैं, जिसे जादुई लंबे पैरों वाली गाय लालची बूढ़ी मेहंदी वाली। सुहासिनी अपनी बहू नेहा और बेटे सुनील के साथ रहा करती थी। नेहा अपनी सास के ऊपर बहुत ही अत्याचार करती थी। नेहा अपनी सास से घर का सारा काम करवाया करती, साथ ही अपनी सास को थोड़ा सा खाना खाने को देती थी। एक दिन नेहा की दोस्त नेहा के घर आती है और अपनी सहेली नेहा से बोलती है, अरे नेहा, तुझे पता है वैलेंटाइंस डे आ रहा है? हाँ यार, आ तो रहा है। मैं सोच रही हूँ सुनील जी को गिफ्ट क्या दूं। अरे यार, मैं भी यही सोच रही हूँ कि अपने हस्बैंड को गिफ्ट क्या दूं। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी तुझसे। हाँ हाँ बिल्कुल, पूछना, क्या बात है? मैंने सुना है तेरी सास को बहुत ही ज्यादा अच्छी मेहंदी लगानी आती है, तो तू अपनी सास से मुझे मेहंदी लगवा दे। हाँ आती तो है, लेकिन वो बुढ़िया काम चोर है एक नंबर की। अरे नेहा, प्लीज बात करना अपनी सास से। अच्छा ठीक है, रुक। मम्मी जी, मम्मी जी। नेहा की आवाज सुनकर सुहासिनी नेहा के पास आती है और बोलती है, क्या हो गया बहू, कोई काम था क्या? मैंने सारा काम कर दिया है। अरे मम्मी जी, मैं आपसे हर समय काम थोड़ी ना करवाती हूँ जो आप इस तरीके से बोल रही हो। मेरी सहेली को आपके हाथों की मेहंदी बहुत ही ज्यादा पसंद है और वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो ऐसा करना, आप उसको और मुझे मेहंदी लगा देना। ठीक है बहू, लेकिन अभी बर्तन धोना है, इसलिए मैं बर्तन धो के तुम दोनों को मेहंदी लगा देती हूँ। इतना कहकर नेहा की सास सुहासिनी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुहासिनी नेहा के पास फिर आकर अब मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। जैसे ही उन दोनों को वो मेहंदी लगाकर वहाँ से उठती है और खाने के लिए बैठती है, तभी नेहा गुस्से में आती है
और अपनी सास से बोलती है, ओ बुढ़िया, ये कैसी घटिया सी मेहंदी लगाई है तूने। देख मेरी मेहंदी बिल्कुल भी नहीं चढ़ी, पता नहीं कैसे मनहूस हाथ से तूने लगाई है। अरे बेटा, तेरे हाथों की मेहंदी नहीं चढ़ी तो इसमें मेरी क्या गलती है जो तू मुझ पर चिल्ला रही है। अच्छा, तो अब तू मुझे समझाएगी मेरी मेहंदी रचनी है या नहीं। तुझसे तो बस मुंह चलवा लो खाली, निकल जा मेरे घर से। पर बेटा, मेरे पास तुम दोनों के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो अपनी सास की बातों का कोई जवाब न देकर उसको घर से बाहर कर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। बेचारी सुहासिनी अब बेघर हो जाती है और रोते हुए वो एक जंगल में चली जाती है। उसको वहां पर एक कुटिया नजर आती है और वो सोचती है, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, क्यों ना मैं इस कुटिया में रहकर अपना गुजारा करना शुरू कर देती हूँ। सुहासिनी इस कुटिया में रहना शुरू कर देती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बेचारी सुहासिनी के पास ना तो कुछ खाने को और ना ही कपड़े पहनने को थे। एक दिन उस जंगल में सुहासिनी को एक लड़की रीता दिखाई देती है। वो काफी रो रही होती है। रीता को रोता हुआ देख सुहासिनी उससे पूछती है, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो अच्छे घर से लग रही हो। मेरा नाम रीता है। माँ जी, मैं अच्छे घर से तो हूँ, पर मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं। अरे रीता बेटा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोई भी घर वाला अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं होता, वह उसके भले के लिए ही सोचता है। सुहासिनी की यह बात सुनकर रीता उससे बोलती है, माँ जी, मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरे हाथ जल गए हैं और अब वैलेंटाइन डे आने वाला है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वहीं दूसरी तरफ मेरे घर में मेरे अलावा उस घर की कोई भी देख रेख नहीं करता, और आज जब मेरे हाथ जल गए हैं तो मेरे घर वालों ने मुझे उल्टा सीधा बोलकर घर से निकाल दिया। बेटा रीता, तुम कहो तो मैं मेहंदी लगा दूं तुम्हारे ग्राहकों को। माँ जी, आपको मेहंदी लगानी आती है? हाँ बेटा, मुझे मेहंदी लगानी आती है। इतना कहकर रीता अपनी कुछ सहेलियों को सुहासिनी के घर के पास ले आती है और सुहासिनी सबको मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में एक एक करके सुहासिनी सबको मेहंदी लगा देती है। उसकी मेहंदी देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। सुहासिनी की मेहंदी देख रीता सुहासिनी से बोलती है, माँ, आपको इतनी अच्छी मेहंदी आती है तो आप मेहंदी का ही कारोबार क्यों नहीं शुरू कर देती हो? अरे बेटा, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरा तो खाने तक का कोई ठिकाना नहीं है। ये सब सुनकर रीता को बहुत दुख होता है और रीता समझ जाती है कि सुहासिनी की बहू और बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। रीता अपने मन में सोचती है, माँ जी के अंदर इतना टैलेंट है, मुझे माँ जी के लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन रीता सुहासिनी के पास फिर से कुछ लड़कियों को लेकर आती है। लड़कियों को देखकर सुहासिनी बोलती है, बेटा रीता, आज फिर तू इन लड़कियों को लेकर आई है? हाँ माँ जी, वो दरअसल मेरे हाथ जले हुए हैं ना, तो आप इन सबको मेहंदी लगा दीजिए। सुहासिनी भी अब समझ गई थी कि रीता उसकी मदद कर रही है और अब वो सभी औरतों को मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे सुहासिनी के पास लड़कियां आती गईं और उससे मेहंदी लगवाती गई और धीरे धीरे सुहासिनी की कुटिया के बाहर अब भीड़ इकट्ठा होने लगी और सुहासिनी ने अपनी कुटिया के बाहर बैठकर एक एक करके सभी लड़कियों और औरतों को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। सुहासिनी का ये कारोबार बहुत आगे बढ़ गया और सुहासिनी देखते ही देखते बहुत अमीर हो गई, क्योंकि सुहासिनी एक बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा और सुनील का घर चलना मुश्किल हो गया, क्योंकि सुनील का एक्सीडेंट हो गया था। बेचारा नेहा का रोते रोते बुरा हाल हो रखा था कि तभी उसको खबर आती है कि उसकी सास एक मेहंदी आर्टिस्ट बन गई है और वो अपने मन में सोचती है, माँ जी के साथ मैंने कितना बुरा बर्ताव किया। उनके इस टैलेंट को हमेशा ठुकरा दिया और उनसे सारा काम करवाया करती थी। मुझे माँ के पास जाकर उनसे मदद की गुहार लगानी चाहिए, क्या पता वह मुझे माफ कर दे। इतना सोचकर नेहा अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास के आसपास लड़कियों की बहुत ज्यादा भीड़ देखती है और वो जब उस भीड़ को हटाकर अपनी सास के पास जाने की कोशिश करती है, तब उस भीड़ में से एक औरत उसे बोलती है, अरे बहन, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हम लोग लाइन में लगे हुए हैं अम्मा जी से मेहंदी लगवाने के लिए, और तू है कि मुंह उठाकर उनके पास जा रही है। चल जा पीछे लाइन में। मुंह संभाल कर बात करो तुम, मैं माँ की बहू हूँ।
अच्छा अच्छा, तो तू ही है वो नीच औरत जिसने अपनी सास को धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया। अरे बहनों देखो तो, ये वो औरत है जिसने अपनी माँ समान बूढ़ी सास को इस उम्र में धक्के मारकर निकाला था, और आज जब इसको किसी भी चीज की जरूरत है तब ये अपने सास के पास माजी माजी करके आ रही है। इतना सुनकर नेहा को बहुत ही दुख होता है और उसकी आंसू आ जाते हैं। सारी औरतों की भीड़ उसे ही घेरे हुए थी कि तभी सुहासिनी वहां आ जाती है और देखती है कि नेहा को सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इतना सुनने के बाद सुहासिनी उन सभी औरतों से बोलती है, अरे बहनों बस तुम सभी औरतें चुप हो जाओ, ये मेरी बहू है। अरे अम्मा जी वो तो ठीक है, ये आपकी बहू है, लेकिन इसने भी तो आपको अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझना चाहिए था। इसने क्या किया था आपके साथ? इस उम्र में आपको घर से ही निकाल दिया। हाँ हाँ मैं समझती हूँ मेरी बहू की गलती है, और अपने बच्चों की गलतियाँ माफ करना माँ बाप का फर्ज होता है। सुहासिनी को अपने पक्ष में बोलते हुए देख नेहा बहुत रोने लगती है और अपनी सास से रोते हुए बोलती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा किया, आपको घर से निकाल दिया, आपको कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी आज जब मुझे ताने मिल रहे हैं तो आप मेरे साथ खड़ी हो। मुझे माफ कर दो माँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आपके बेटे सुनील को आपकी जरूरत है, प्लीज मेरे साथ चलिए। नेहा की आंखों में आंसू देख सुहासिनी का दिल पिघल जाता है और वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। अपना सामान बांधकर वो अपने बहू बेटे के घर चली जाती है, और जब वो अपने बेटे की हालत देखती है तो वो उसे देखकर रोने लगती है और अपने बेटे का इलाज बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में करवाती है। कुछ दिन बाद सुनील अब बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाता है। वहीं सुहासिनी अपनी मेहंदी का कारोबार बंद नहीं करती, जिससे वो और ज्यादा अमीर होने लगती है, और अब सुहासिनी अपनी बहू नेहा और बेटे सुनील के साथ खुशी से रहने लगती है। चुड़ैल काकी। कामिनी अपनी चाची कौशल्या के साथ रहती थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। उसकी क्रूर चाची कौशल्या उस पर बहुत जुल्म ढाती थी। रसोई का कामकाज खत्म करके कामिनी कहती है, चाची खाना तैयार है, परोस आ रही हूँ। जैसे ही कौशल्या अपने मुंह में पहला निवाला डालती है तो कहती है, अरे खाना है कि नीम का कड़वा घूट। तेरे हाथों से कभी 56 भोग बने ना बने, पर मेरे अच्छे खासे शरीर को रोग जरूर लग जाएगा। कामचोर, भाग यहाँ से। कौशल्या की बुरी आदत थी कि जब तक वो कामिनी को ताने ना दे उसके पेट का पानी नहीं पचता था। कमर तोड़ मेहनत के बाद भी इतना सब सुनना कामिनी के लिए रोज की बात थी। रात में कामिनी रसोई में सो रही थी, तभी बॉबी दबे पांव रसोई में घुसकर उसके बालों को छूने लगता है कि कामिनी की आंख खुल जाती है और वो कहती है, ये क्या अश्लीलता है बॉबी? मैं कहती हूँ यहाँ से जाओ वरना मैं चाची को बुला दूंगी। पहले तो अपनी अदाओं के जाल में मुझे फंसाती हो, फिर भोली भाली लड़कियों के जैसे नाटक करती हो। दूर हट मुझसे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू इस घर का मेहमान है। जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। इसके बाद कामिनी रोते हुए आधी रात घर से निकल जाती है कि अचानक आसमान काले बादलों से भर जाता है और जोर जोर से बिजली चमकने लगती है। कामिनी तेज गति से पैरों को बढ़ाकर एक घने से बरगद के पेड़ के नीचे छिप जाती है। तभी पेड़ के अंदर से चुड़ैल बाहर निकलती है और कहती है, बरस गया है बादल ऐसी फुहार बनके, तू आ गई यहाँ पर मेरा शिकार बनके। अरे वाह, तेरी चमड़ी तो बड़ी ही गोरी है, सौंदर्य साबुन से नहाती है क्या? तुझ जैसा लजीज मांस खाए मुझे अरसा हो गया है। चुड़ैल जी, जल्दी से मुझे खाकर मुझ पे उपकार कर दो। ये कैसी बैलबुद्धि लड़की है जो खुद अपनी बलि देने पर तुली है? तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं चुड़ैल हूँ। आपसे ज्यादा डर तो इस धरती पर इंसानों के भेष में रहने वाले हैवानों से लगता है, जो हर वक्त लड़की को नोच कर खाने की ताक में रहते हैं। कामिनी चुड़ैल के सामने बिलक बिलक कर रोने लगती है, जिसे देखकर चुड़ैल पिघल कर कहती है, मेरे साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। जिस दिन मुझे वो दरिंदा मिल जाएगा मैं उसे जान से मार दूंगी। अब तो मेरे पास सर छुपाने के लिए छत भी ना रही, चलो मेरे साथ। इसके बाद चुड़ैल उसको लिए हुए बरगद के पेड़ के अंदर समा जाती है और अपने लोक में बसे घर में आ जाती है। चुड़ैल का आलीशान घर देखकर कामिनी कहती है, अरे वाह चुड़ैल काकी, आपका घर तो एकदम राजमहल जैसा है। तुमने मुझे काकी कहकर पुकारा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आगे से नहीं कहूँगी। आज से तुम मुझे काकी कहकर पुकारना।
मैं तुम्हारी माँ का ओहदा तो नहीं ले सकती, पर काकी माँ तो बन ही सकती हूँ। कामिनी चुड़ैल के साथ खुद को एकदम महसूस कर रही थी। सुबह होने के साथ कामिनी घबरा कर कहती है, चुड़ैल काकी, अब मुझे घर जाना चाहिए। कामिनी, तुम घर भी जाओगी और उन्हें सबक भी सिखाओगी। चुड़ैल उसका भेष धरकर घर लौट आती है, जहाँ उसकी चाची कहती है, क्यों रे कलमुही, कहाँ मुँह काला कराती फिर रही थी पूरी रात? इससे पहले कि तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाए, आज मैं मार कर तेरी जान ले लूंगी। क्रूर कौशल्या पास में पड़े हुए एक मोटे कटीले डंडे को उठाकर जैसे ही कामिनी को मारने वाली होती है, बौखलाई चुड़ैल गुस्से में आंखें लाल करते हुए कहती है, तू मेरी चमड़ी उधेड़ेगी मुटकी बुढ़िया। आज मैं तुझे ऐसा व्यायाम कराऊंगी कि तेरा थुलथुला शरीर आकार में आ जाएगा। ये कहकर चुड़ैल उसे हवा में उछालते हुए खूब पटकते हुए कहती है, क्यों चाची, कैसा लगा? तुम कौशल्या के नाम पर बोझ हो और तुम्हारा नाम तो कैकई या मंथरा होना चाहिए था। हाय री, कैसा कड़क धूल चटाई है, अचानक से इसके तेवर कैसे बदल गए। इस तरह कामिनी बनी चुड़ैल दिन भर घर में रहती और रात के अंधेरे में सभी के सोने के बाद वो कामिनी के पास आकर वक्त बिताती और सुबह किरण फूटने से पहले वो उसके घर आ जाती। एक रात जैसे ही वो चोरी छिपे घर से निकल रही थी, तभी बॉबी उसे पीछे से पकड़कर कहता है, पकड़ी गई। इतनी रात को किस आशिक से मिलने जा रही हो? थोड़ा मेहरबान मुझ पर भी हो जाओ। बॉबी का बर्ताव देखकर चुड़ैल कहती है, आज तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। चुड़ैल के गुस्से से बॉबी को जोरदार झटका लगता है। फिर चुड़ैल कहती है, क्या हुआ, झटका लगा? लड़की को अबला समझने की भूल ना करना, क्योंकि भूल को अंगारे में बदलते देर नहीं लगती। छोड़ मेरा रास्ता। अचानक से इसके अंदर बिजली कैसे दौड़ने लगी? कुछ तो गड़बड़ है। कामिनी के बदले व्यवहार का पता लगाने के लिए बॉबी उसका पीछा करता है और उसे पेड़ में समाते देख लेता है। अगले दिन बॉबी पूरी वारदात गांव के सरपंच रंगा को बताता है और कामिनी बनी चुड़ैल जैसे ही उसे देखती है, गुस्से से लाल पीली हो जाती है। तभी मौसम करवट लेता है और दिन का सूरज रात के अंधेरे में ढल जाता है। तेज आंधी तूफान चलने के साथ चुड़ैल विशाल आकार में बदलकर दहाड़ती हुई कहती है, परसों से मैं तेरी राह देख रही थी। कौन हो तुम? मेरी मौत का कारण बनने वाले, तू मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? चुड़ैल का क्रोधित स्वरूप देखकर कामिनी उसके सामने आकर कहती है, चुड़ैल काकी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कामिनी, ये वही दरिंदा है जिसने मुझे मारा था। पर कैसे? शीतलपुर गांव में रहने वाली रूपा काफी आकर्षक रूपवती जवान लड़की थी, जो अपने परिवार के साथ रहती थी। गांव में जल की उचित व्यवस्था न होने के कारण उसे मीलों पैदल चलकर नदी से पानी लाना पड़ता था। उसी गांव में रहने वाला रंगा एक दरिंदा था, जिसकी नीयत रूपा पर खराब थी। आज रूपा के साथ नदी पर जाने वाला और कोई न था। ये देखकर रंगा कहता है, ये सुनहरा मौका फिर नहीं आएगा, चलो इसका पीछा करते हैं। तीनों उसका पीछा करते हैं। फिर रूपा पानी का घड़ा जैसे ही तालाब में डालती है, उसे उन तीनों दरिंदों का चेहरा पानी में दिखाई पड़ता है और वो मन में कहती है, ये नीच दरिंदा मेरे पीछे यहाँ तक पहुँच गया, मुझे चलना चाहिए। रूपा जैसे ही पानी का घड़ा लिए आगे बढ़ती है, रंगा उसे रोक कर कहता है, कहाँ जा रही हो रूपा रानी? हम भी प्यासे हैं, जरा 2 घूंट पिलाती जाओ। अरे सोच क्या रही हो? प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। तुम जैसे दरिंदों के मुंह से पाप पुण्य जैसी बातें शोभा नहीं देती। बहुत चाल चला रही है ये मैना, आज इसका गुरूर तोड़ना ही होगा। तीनों हैवान उसके साथ बदसलूकी करके उसे छोड़ देते हैं और रूपा कहती है, तुम तीनों हैवानों को मैं जीने नहीं दूंगी, मैं कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। ये तो धमकी दे रही है। अब क्या होगा? अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। इसे इस बरगद के पेड़ पर टांग दो, जो भी इसकी लाश देखेगा समझेगा इसने खुदकुशी कर ली। उन तीनों को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया, अब तेरी बारी है। हे रूपा, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। तुझ जैसे दरिंदों के गुनाहों की कोई माफी नहीं। रंगा को मौत के घाट उतार कर चुड़ैल बॉबी की तरफ बढ़ती है। तभी कामिनी कहती है, चुड़ैल काकी, इसे मत मारिए, इसको एक मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं किसी पर भी गलत नजर नहीं डालूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर अगर तुमने कामिनी पर कोई भी जुल्म या अत्याचार किया तो उसकी चुड़ैल काकी फिर लौट आएगी।
फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कामिनी का जीवन भी उसके कारण आसान और बेखौफ हो जाता है। 3 जादुई गोबर देने वाली गाय। एक गांव में शंकर नाम का पुजारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, रेणु, ज्योति, पलक। वो बहुत गरीब था। वो पूरे दिन भगवान की तपस्या में लगा रहता था। एक दिन उसका दोस्त उससे मिलने आया। कैसे हो शंकर? ठीक हूँ भाई, और तुम बताओ कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ। और सब कैसा चल रहा है? बेटियों की शादी का क्या सोचा है? अभी तक तो मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। जो भगवान को मंजूर होगा वो हो जाएगा। तुम तो अपनी तपस्या में लीन रहते हो। पहले बेटियों की शादी कर दो, फिर आराम से तपस्या में लग जाना। तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद शंकर का दोस्त वहाँ से चला जाता है। शंकर को दोस्त की सलाह बहुत अच्छी लगती है। वो सोचता है, पहले बेटियों की शादी कर देता हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी एकांत जगह पर जाकर तपस्या करूँगा। फिर कुछ दिन बाद वो तीनों की शादी कर देता है और उन्हें एक एक जादुई गाय दे देता है। रेणु की सास बहुत लालची थी। वो रेणु से कहती है, तेरे पापा ने तो तुझे शादी में बस एक गाय ही दी है, इसका क्या करेंगे हम? ये कोई आम गाय नहीं है, ये जादुई गाय है। अच्छा, वो कैसे? ये जो गोबर करती है उसमें से सोना निकलता है सासू माँ। ये कहकर रेणु गाय के पास आके कहती है, हे गाय माता, हमें थोड़ा सा सोना दे दो। इतना कहते ही गाय गोबर करती है तो उसमें सोना निकलता है। ये देखकर रेणु की सास बहुत खुश हो जाती है। उधर ज्योति अपनी जादुई गाय को लेके खूब दिखावा करती है। ज्योति अपने पति से कहती है, हमें एक बड़ी सी कार लेनी चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हमारे पास जादुई गाय है ना, हम उससे कहते हैं। ज्योति गाय के पास जाकर कहती है, गाय माता, हमें कुछ पैसे दे दो, हमें एक कार खरीदनी है। गाय गोबर करती है, उसमें से हीरे निकलते हैं। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कार खरीद लेते हैं। वहीं पलक का पति नौकरी करता था। पलक अपने पति से कहती है, क्यों ना हम जादुई गाय से कुछ पैसे लेकर अपना काम कर लें? ये तो बहुत ही अच्छा है। हमारा बिजनेस होगा तो हम ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। चलो तो जादुई गाय से कुछ पैसे ले लेते हैं। दोनों जादुई गाय के पास जाते हैं और पलक कहती है, गाय माता, हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमें अपना बिजनेस खोलना है। जैसे ही गाय गोबर करती है उसमें से 2000 के नोट निकलते हैं, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं और खूब मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। एक दिन रेणु का पति रेणु से कहता है, आज मैंने अपने दोस्तों को घर बुलाया है। आज हम जुआ खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे। तुम जादुई गाय से बहुत सारा सोना लेकर आओ। हाँ, अभी लाती हूँ, और मैं भी अपनी सहेलियों को बुला लेती हूँ। जो करना है करो, जल्दी से खूब सारा सोना लाओ बस। रेणु जादुई गाय से सोना मांगती है। सही से ध्यान न रखने और पेट भर खाना न मिलने से गाय की तबीयत ठीक नहीं होती। गाय थोड़ा ही गोबर करती है और कुछ ही देर बाद वो मर जाती है। रेणु परेशान होकर अपने पति से कहती है, अब क्या होगा जी, जादुई गाय तो मर गई, अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, अभी हमारे पास बहुत पैसा है, बाद में देखेंगे क्या करना है। देखते ही देखते वो बहुत ही गरीब हो जाते हैं। एक दिन ज्योति अपने पति से कहती है, ये घर बहुत पुराना हो चुका है, बहुत दिनों से इस घर में रह रहकर अब हमें इसे थोड़ा सा बड़ा और अच्छा घर ले लेना चाहिए। तुम ठीक कहती हो, जितना बड़ा घर होगा हम उतने ही अमीर दिखेंगे। हाँ, हम गाड़ी और बहुत सारे जेवर भी खरीदेंगे। हाँ, चलो चलकर जादुई गाय से कुछ हीरे ले लेते हैं। हाँ, चलो चलो। दोनों जादुई गाय के पास पहुँचते हैं और गाय से हीरे मांगते हैं। जादुई गाय, हमें कुछ हीरे दे दो, हमें नया घर और कार खरीदनी है। गाय गोबर करती है। दोनों उसमें से हीरे निकालते हैं और चले जाते हैं। नया घर और कार लेकर सबको अपनी अमीरी दिखाते हैं। एक दिन ज्योति की सहेली रीमा उससे मिलने आती है। कैसी हो ज्योति? ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे आना हुआ आज? मेरे पति की नौकरी चली गई है, घर में पैसों की बहुत तंगी है ज्योति। अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सुना है तुम्हारे पास जादुई गाय है, उससे कहो कि मेरी कुछ मदद कर देना। नहीं,
मैं मदद नहीं कर सकती, वो सिर्फ मेरे लिए ही हीरे देती है। ज्योति उसकी बेइज्जती करके निकाल देती है। जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। रीमा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्योति भी अपनी गाय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाती और एक दिन बीमारी की वजह से उसकी गाय भी मर जाती है और सारा पैसा भी खत्म हो जाता है। एक दिन रेनू के पति की तबीयत खराब हो जाती है। रेनू उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर कहता है, आपके पति के इलाज के लिए हमें बहुत सारा पैसा लगेगा। मैं पैसे लेकर आती हूँ, आप इलाज शुरू कीजिए डॉक्टर जी। ठीक है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। रेनू कहती है, कहाँ से करूँ मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम? ज्योति मेरी मदद जरूर करेगी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। रेनू ज्योति के घर पहुँच जाती है। ज्योति की बुरी हालत देखकर रेनू ज्योति से हैरान होकर पूछती है, तुम्हारा घर तो शहर का सबसे बड़ा घर था ज्योति, इतने छोटे से घर में कैसे आ गई और तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? क्या बताऊं बहन, मेरी जादुई गाय पता नहीं कैसे मर गई। ज्योति सारी बात रेनू को बता देती है और रेनू कहती है, मेरी जादुई गाय भी मर गई है। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने इलाज में बहुत सारा खर्चा बताया है। मैं तो तुमसे मदद लेने आई थी, हमें पलक के पास जाकर उससे मदद मांगनी चाहिए रेनू। हाँ, तुम सही कह रही हो। दोनों बहनें पलक के घर पहुंच जाती हैं और पलक से कहती हैं, मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा है पलक, मुझे कुछ पैसे दे दो बहन। पापा ने जो जादुई गाय दी थी उसका क्या हुआ? हम दोनों की गाय मर गई है, अब हमें बहुत परेशानी हो रही है। दोनों पलक को अपनी सारी परेशानियां बताती हैं। पलक सारी बात सुनकर कहती है, तुम दोनों टेंशन मत लो, मेरी जादुई गाय बिल्कुल ठीक है, मैं उससे कह दूंगी, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ये सुनकर दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं और पलक के साथ दोनों जादुई गाय के पास जाती हैं और पलक जादुई गाय से कहती है, हे गाय माता, मेरी बहनें बहुत मुसीबत में हैं, उनकी मदद करो। इतना कहते ही जादुई गाय गोबर करती है और उसमें से पैसे निकलते हैं, जिससे पलक रेनू के पति का इलाज करवाती है और बाद में दोनों का बिजनेस शुरू करवाती है। इसके बाद तीनों बहनें बिना किसी परेशानी के अपना जीवन जीने लगती हैं। एक सास की 5 बेवकूफ बहू। शरिता के 5 बेटे थे जिनकी शादी के लिए वो लड़कियां तलाश कर रही थी और उसकी तलाश आंचल, शर्मिला, रोशनी, कुसुम और सिया नाम की 5 बहनों पर आकर खत्म होती है। ईश्वर की दया से अब मेरे भी बेटों का घर बस जाएगा। कुछ समय बाद शादी का शुभ मुहूर्त दस्तक देता है, जहां उनके 5 बेटों का विवाह होता है और सरिता 5 बहुओं की सास बन जाती है। 5 बहुएं दुल्हन का जोड़ा पहने दरवाजे पर आ खड़ी होती हैं। मेरी प्यारी बहुओं, इस कलश को अपने दाहिने पांव से अंदर गिराकर गृह प्रवेश करो। याद रहे, कलश के चावल घर के कोनों में बिखरने चाहिए। सरिता की नई नवेली 5 बहुएं कलश को जोरदार लात मारकर अंदर गिराती हैं, जिसे देख पड़ोसने ठहाके मारकर हंसती हैं। वाह बहू रानियों, क्या शॉट मारा है। अरे सरिता, तेरी बहुएं तो फुटबॉल की चैंपियन निकली लगता है। ये घर इन्हें फुटबॉल का मैदान नजर आ रहा है। ये सुन वो 5 घूंघट उठाकर ठहाके मारकर हंसती हैं और कहती हैं, तारीफ के लिए शुक्रिया। अरे मेरी बेवकूफ बहुओं, ये तुम्हारी तारीफ नहीं बल्कि मेरी तफरी उड़ा रही है। शादी समाप्त हुई, अब अपने अपने घर का रास्ता नापो। अगले सवेरे जब सरिता आंख मलती हुई हॉल में आती है तो प्रवीण सोफे पर सोया हुआ दिखता है। अरे प्रवीण, तू कमरा छोड़कर यहाँ सोफे पर क्यों पसरा हुआ है? अरे माँ, आपने एक बेवकूफ को मेरे पल्ले बांध दिया है। अरे पर हुआ क्या, ये बताएगा? अरे आप उससे ही जाकर पूछ लो। ये सुन सरिता अपनी बहू आंचल के कमरे में आकर उसे झकझोरते हुए कहती है, आंचल बहू, ओ आंचल बहू, कुंभकर्ण से मीटिंग कर रही है क्या, या तेरे कानपुर में हड़ताल है? मैं कहती हूँ उठ। आवाज सुन आंचल जोर से हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेकर सरिता को चारों खाने चित्त कर देती है। गुड मॉर्निंग सासू माँ। अरे दैया, कैसी बुड़बक बहू खोज ले आई। मैं सवेरे सवेरे जमीन की धूल चटा दी। हाय मर गई मेरी कमर। माँ जी, आप ठीक तो हैं? मेरी छोड़, मेरे बेटे प्रवीण को कमरे से खदेड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या कहा उसे कल रात तूने? माँ जी, प्रवीण जी मुझे थोड़े हिले हुए लगते हैं। कल रात बड़ी अजीबो गरीब बात कर रहे थे। आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या।
शादी की रात प्रवीण रोमांटिक अंदाज में बेवकूफ आंचल से कहता है, अरे तुम्हें पता है आंचल, जब से तुम्हें देखा था ना, मेरे दिल में तुम्हें पाने की आग लगी थी, जो आज तुम्हारे प्यार की बारिश से बुझेगी। प्रवीण की शायराना बातें आंचल के सिर के ऊपर से होती हुई जा रही थी। तभी वो टेबल पर रखे जग का पानी उस पर डालकर कहती है, आप चिंता मत कीजिए, इस ठंडे पानी से आग तो क्या धुआं भी बुझ जाएगा। अरे ये क्या बैल बुद्धि वाली हरकतें कर रही हो, सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझकर मेरी टांग खींच रही हो, है बुद्धू। बुद्धू तो आप हैं, गौर से देखिए, आपके टांग फेविकोल के जैसे आपके शरीर से चिपके हुए हैं। ये सुन वो गुस्से से लाल पीला होकर बोलता है, ओ भाई मारो मुझे, मारो। माँ को यही बेवकूफ बहू मिली थी, क्या ऊपर वाले ने ऐसा बेतुका मजाक मेरे साथ ही क्यों किया। और फिर वो गुस्से से पैर पटक कर बाहर जाकर सो गए। अब बताइए सासू माँ, मैंने क्या गलत कहा? अरे तूने कहाँ कुछ कहा, मेरी समझदार बहू, मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुझ जैसी मंद बुद्धि को बहू बनाया। कुछ देर बाद पांचों बहुएं घर का काम धाम करने लगती हैं। तभी सरिता अपनी दूसरी बहू रोशनी से कहती है, अरे मंजली बहू, जरा टीवी खोल दियो। ये सुन रोशनी डोर में पड़े पेचकस से टीवी के नट्स खोलने लगती है। अरे भेजा घूम गया है, इलेक्ट्रिशियन की तरह टीवी का नट बोल्ट क्यों खोल रही है? माँ जी, आपने ही कहा था अभी टीवी खोलने को, आप भी ना कितनी भुलक्कड़ हैं। अरे मैंने टीवी चलाने को कहा था। सासू माँ, टीवी एक निर्जीव वस्तु है, उसके हाथ पैर थोड़ी हैं जो वो खुद ब खुद चलेगा। हे राम, सही कहा है पुरनियों ने, करने से कराना भारी। अब पांचों की पांचों पैदाइशी बेवकूफ हैं। फिर कुछ देर बीतने के बाद सरिता कहती है, जाने मेरी पांचों बेअकल बहुएं इस घड़ी किस बेवकूफी को अंजाम दे रही होंगी, चलकर देखती हूँ। सरिता सभी के कमरे में ताका झाकी करते हुए कहती है, अब इन मूर्खों को काम बांट देती हूँ। श्रिया, कुसुम, जल्दी से यहाँ आओ। सासू माँ, आपने बुलाया? सिया बहू, ये लो बैंगन, इसको गैस पर रखकर थोड़ी देरी पर चलाती रहना। और तू कुसुम बहू, जरा मेरा मोबाइल चार्जर पर रख देना, मैं थोड़ी देर में मंदिर से आती हूँ। सरिता मंदिर के अंदर चल पड़ती है और रास्ते में खुद से कहती है, मेरी ये दोनों बहुएं बाकी तीनों दिमाग से पैदल बहुओं से थोड़ी समझदार तो हैं। तकरीबन 2 घंटे बीतने के बाद सरिता घर आती है, जहाँ उसकी पांचों बहुएं हॉल में बैठी पॉपकॉर्न के मजे लूट रही थीं। अगर तुम पांचों का पहाड़ जैसा पेट भर गया हो तो मैं तुम दोनों को कुछ काम सौंप कर गई थी। सासू माँ, आपका काम तो हमने चुटकियों में कर दिया था, वो भी बिना किसी गलती के। सरिता रसोई घर में आकर कहती है, अरे सिया बहू, तूने बैंगन क्यों नहीं पकाया? माँ जी, आपने तो सिर्फ बैंगन को गैस पर रखने को कहा था, पकाने को थोड़ी कहा था। हाय रे मेरे फूटे करम, अकल की आंधी, मुझे क्या पता था कि मेरी बेवकूफ बहू मेरी उस बात को गांठ बांध लेगी। बैंगन का भरता तो बनने से रहा, पर मेरे दिमाग का भरता जरूर बन गया। खैर छोड़ो कुसुम बहू, मैंने तुझे फोन दिया ना, उसे लिया तो जरा। बेवकूफ कुसुम चार्जर के ऊपर धरे मोबाइल को उठाकर हाथों में लिए झूमती हुई आकर कहती है, ये लो सासू माँ, आपका फोन। अरे अब ये फोन ऑन क्यों नहीं हो रहा? अरे तूने इसको चार्जर पे नहीं लगाया था क्या? माँ जी, आपने तो मुझे इसे रखने को बोला था, इसकी बैटरी चार्ज थोड़ी करने को कहा था। कोई बात नहीं, मैं अभी चार्ज किए देती हूँ। रहने दे, जितने घंटे अब तू फोन को चार्ज करने में लगाई, उतने तो मैं कबूतर भेजकर संदेशा पहुंचा दूंगी। इन पागलों बहुओं की मंडली में रहकर कहीं मेरा दिमाग भी मेरी जगह से हिल ना जाए। सरिता अपनी पांचों बहुओं की बेवकूफियों से तंग आकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तकरीबन 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। ये बात अब उसकी बेवकूफ बहुओं को भी समझ में आने लगी थी। लगता है सासू माँ को हम पांचों की कोई बात बुरी लगी है, चलो उन्हें मनाते हैं। पांचों दरवाजा खटखटाकर कहती हैं, सासू माँ, दरवाजा खोलिए वरना हम पांचों अनशन पर बैठ जाएंगी। ये सुन सरिता किवाड़ खोलकर कहती है, अब कौन सी नई बेवकूफी करने आई हो मेरी मंद बुद्धि बहुओं? सासू माँ, आजकल ना आप कमरे से बाहर निकलती हैं ना हमसे बात करती हैं। हमसे कोई भूल हो गई है क्या सासू माँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, दफा हो जाओ पांचों। अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देख सरिता का बड़ा बेटा राम कहता है, माँ, डांट फटकार कर से क्या ये पांचों एकदम से बेवकूफियां छोड़कर होशियार हो जाएंगी? इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, आपको इन्हें इनकी कमियों को समझाना होगा।
ये सुन सरिता अपने रूखे व्यवहार पर अफसोस जताकर कहती है, तू सही बोल रहा है बेटा। मेरी 5 बहुओं अपनी सास को माफ कर दो। मैंने तुम्हारी गलतियों को समझने की जगह अब तक क्रूर सास की तरह तुम्हें सिर्फ खरी खोटी सुनाया है। अब मैं माँ बनकर तुम्हें कुछ सिखाऊंगी। माँ जी, अब हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको गलती का एक भी मौका नहीं देंगे। हम 5 मंदबुद्धि बहुओं ने आपको बहुत सताया ना, फिर भी तुम 5 हो मेरे घर की लक्ष्मी और रौनक हो। और फिर गलतियों से ही हम सभी सीखते हैं ना। कहते हैं ना, बदलाव जीवन का अहम हिस्सा है। सरिता का अपनी बहुओं के प्रति बदला हुआ मधुर व्यवहार उसकी 5 मूर्ख बहुओं में भी वक्त के साथ समझदारी भर देता है और सरिता उनकी गलतियों पर आग बबूला होने की बजाय उन्हें समझाया बुझाया करती और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।